हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो माय डियर फ्रेंड्स, टॉम वांट्स टू से समथिंग। क्या कहना चाहता है टॉम? तो टॉम बोल रहा है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। देखिए, टॉम को चिंता है कि आप लोग न्यूज़पेपर को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। अब टॉम को ऐसा कैसे पता चला? तो टॉम को पता चला क्योंकि जैसे ही प्रीलिम्स आता है तो आप लोग करंट अफेयर्स के लिए क्लासेस को ढूंढते फिरते हैं, मैगजीन्स को ढूंढते फिरते हैं और फिर हड़बड़ी में आप लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी गलत कराते हैं। इसीलिए टॉम चाहता है कि आप लोग न्यूज़पेपर को ही ऐसे पढ़ें जिससे आपका प्रीलिम्स भी कवर हो जाए, आपके मेंस में भी डाटा मिल जाए लिखने को, और आपको इंटरव्यू में भी काफ़ी हद तक सहूलियत मिल जाए। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हम और आप इस लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हैं जिससे कि हमारी स्टडी इफ़ेक्टिव हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये सभी जानकारी जो है वो निधि भारद्वाज मैडम के द्वारा दी गई है। रैंक 2 MPPSC 2020 मैडम की रही है और डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मैडम को मिली हुई है। निधि भारद्वाज मैडम ने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे, उसमें ये 4 जनवरी 2024 का न्यूज़पेपर को हाईलाइट करके डाला था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक मोटा मोटा सा कि हम न्यूज़पेपर को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं उन्हीं सब बिंदुओं पर, और इसका जो पूरा क्रेडिट है वो निधि भारद्वाज मैडम को जाता है और इसके लिए उनको थैंक यू सो मच। अब सबसे पहले जो हेडलाइन थी कि नए साल में कूनों से मिली खुशखबरी, आशा ने 3 चीता शावकों को दिया जन्म। तो ये इंटरव्यू के लिए काम आ सकता है और इसमें इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस को मैडम ने ऐड कर दिया था। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कूनो पालपुर को ही क्यों चुना गया। मीन्स जब चीते लाए गए तो संपूर्ण भारत में कूनो पालपुर को ही क्यों चुना गया। तो अब इसके आंसर्स की बात तो आप लोग तभी पता लगा पाएंगे जब आप प्रॉपर तरीके से न्यूज़पेपर को रीड करते होंगे। जैसे कि उस टाइम जब ये चीज़ हाईलाइट थी, ये मुद्दा हाईलाइट था न्यूज़पेपर्स में, तब इनके आंसर्स आपको मिल जाते। जैसे कि उस टाइम न्यूज़पेपर्स में था कि कूनों की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, जिस प्रकार से कूनों का जो एरिया है श्योपुर वाला, उसमें जो जनसंख्या की विरलता है, यानी कि वहाँ जनसंख्या सघनता नहीं है, जनसंख्या की विरलता उस क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ चीते आराम से रह सकते हैं। दूसरी बात, उनको भोजन भी जिस प्रकार का चाहिए, जो जानवर होने चाहिए, वो कूनों में आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो कुछ चीज़ें रहती हैं जो कूनों को विशेष बनाती हैं और इसीलिए कूनों में चीतों को लाया गया था। तो जब न्यूज़पेपर को आप पढ़ते हैं तो आपको एक मोटा सा अंदाज़ा लग जाता है। और अगले प्रश्न पर अगर हम चलें तो आपके दिमाग में एक प्रश्न ये होना चाहिए कि विलुप्त क्यों हुए, चीते विलुप्त क्यों हो रहे हैं, इसके कारण भी आपको पता होने चाहिए। और एक और अगला प्रश्न जो है कि मध्य प्रदेश बाघ, चीता और तेंदुए तीनों की अच्छी जनसंख्या क्यों रखता है। मीन्स जो अपना MP है, इसमें चाहे बाघ हो, चाहे चीता हो, चाहे तेंदुआ हो, तीनों की अच्छी जनसंख्या क्यों रखता है। तो ये सारे प्रश्न आपको जब आप प्रॉपर तरीके से न्यूज़पेपर को रीड करते हैं तो एक सेंस ऐसा बन जाता है कि आप इनके आंसर्स को निकालने लगते हैं। तो इसी सेंस को बनाने के लिए आपको न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि अब मैडम ने यहाँ पर दिया है, ये था कि 90 दिन का गर्भकाल होता है चीतों का। तो अब देखिए, न्यूज़पेपर के अपन मेन पेज को लिए बैठे हैं, मेन पेज पर ही लिखा गया है कि 90 दिन का गर्भकाल होता है चीतों का, क्योंकि आशा ने 3 चीता शावकों को जन्म दिया है। तो अब ये चीज़ अगर प्रीलिम्स में उठ करके आ जाए और हम फिर इसको गलत कर दें तो ये एक थोड़ा सा हमें कंपटीशन में पिछड़ा कर देती है। आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं आगे। उससे पहले मैडम ने एक जो इंस्ट्रक्शन डाला था, या कहें कि एक उनका सुझाव था, वो मैंने इसमें ऐड किया है। जैसे कि उन्होंने लिखा था कि कोशिश करें कि PSC की तैयारी आपकी शब्द शैली और व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना दे। तो शब्द शैली और व्यक्तित्व 2 बिंदु हैं, इनको प्रभावशाली बना दे, इस प्रकार से PSC की तैयारी करना है। तो ये सही भी है। PSC का सिलेबस बिल्कुल इसी तरीके से डिज़ाइन है कि आपकी शब्द शैली इफेक्टिव हो जाए, आपका व्यक्तित्व इफेक्टिव हो जाए। तो उसी के तरीके से आपको तैयारी करनी भी चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर का एक अहम रोल हो सकता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं उनसे आपकी शब्द शैली पर डेफिनेटली असर पड़ता है और वो प्रभावी भी होती है। दूसरी बात, न्यूज़पेपर के जब विभिन्न आयामों पर हम चर्चा कर लेते हैं, न्यूज़पेपर इतना बड़ा आता है, एटलीस्ट 12-13 पेजेस उसमें रहते ही हैं।
तो उन 12-13 पेजेस, मैं उन काम के पेजों की बात कर रहा हूँ, तो वो 12-13 पेज अगर काम के, अगर आप डेली अलग अलग आयामों के पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक्स पर चर्चा कर रहे होते हैं, आप एनवायरनमेंट पर चर्चा कर रहे होते हैं, आप हिस्ट्री पर भी चर्चा कर लेते हैं, पॉलिटी पर भी चर्चा कर लेते हैं, स्पोर्ट्स की बात आप करते हैं। इस प्रकार से अगर आप इन आयामों की चर्चा करंट के मुद्दों पर जब करते हैं या पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपका व्यक्तित्व जो है वो निखर करके आ जाता है। तो न्यूज़पेपर को आप हेल्प में ले सकते हैं इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, और अगले पेज पर जो था कि ड्राइवर से औकात पूछने वाले शाजापुर कलेक्टर को हटाया। तो अब ये सारी चीज़ें बड़ी चर्चा में रहीं। अब हमारा जो फोर्थ पेपर रहता है जिसमें एथिक्स को हम पढ़ते हैं, एथिक्स को, तो वहाँ हम इसको यूज में ले सकते हैं जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ रहे होते हैं, जब हम अकाउंटेबिलिटी पढ़ रहे होते हैं, जवाबदेहिता जिसे हम कहते हैं, या फिर जिसे हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता कह रहे होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को। इन सारे टॉपिक्स से हम इसको कनेक्ट करके पढ़ सकते थे। तो ये चीज़ें हमें जैसे ही हम इसको पढ़ते हैं हमें याद आ जानी चाहिए। अगला बिंदु था कि पाठ्यक्रम में शामिल होंगी रानी दुर्गावती व रानी अवंतिका बाई की स्वरगाथाएं। रानी दुर्गावती व रानी अवंतिका बाई की स्वरगाथाओं की बात है। तो अब रानी दुर्गावती की बात हो चाहे रानी अवंतीबाई की बात हो, अब अगर हम इनको देखें तो ये प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी, तीनों के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि पहले से हमारे सिलेबस में थी एमपीपीएससी के में। चाहे रियासतों की बात कर लो, चाहे मध्य प्रदेश के इतिहास में देख लो, तो हम इनको देखते आ रहे थे। लेकिन अब क्या है कि अब पाठ्यक्रम, यानी कि जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें भी शामिल कर रहे हैं इनको, तो अब और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं ये। और प्रीलिम्स के लिए एक योजना और देख सकते हैं, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना इसमें शामिल हो रही है, यानी कि स्टार्ट हो रही है, तो इस पर से प्रश्न बनने के चांसेस अब रहते हैं। 10 रुपये प्रति किलो राशि देने के लिए उनके सीधे खाते में आएगी, ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करेंगे अडानी हिंडनबर्ग मामले की, नहीं होगी अब एसआईटी या सीबीआई जांच। तो अब ये एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि साल भर चर्चा में रहा है, अडानी हिंडनबर्ग मामला। तो अब अडानी हिंडनबर्ग मामला अगर वर्ष भर चर्चे में रहा है, तो क्या आपसे इंटरव्यू में सीधा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता कि सर हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या होती है? मतलब हिंडनबर्ग 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 होता रहा वर्ष भर, तो एटलीस्ट आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट होती क्या है। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को वैसे होती तो कुछ नहीं है, एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है, एक मतलब वित्तीय शोध, फाइनेंशियल रिसर्च करती है, वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है हिंडनबर्ग। और ये क्या है, कॉरपोरेट जगत जो होता है, कॉरपोरेट जगत यानी कि व्यावसायिक जगत जो होता है, उसमें खुलासे करने के लिए जानी जाती है। तो अगर मोटा मोटा आपसे पूछा जाता है तो आप इतना भी बोल देंगे तो मुझे लगता है काम हो जाएगा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या है। तो ये एक वित्तीय शोध वाली कंपनी है हिंडनबर्ग, जो कि कॉरपोरेट जगत में खुलासे करने के लिए जानी जाती है। शेयर मार्केट हो, उनमें पैसों से संबंधित जो हेरा फेरी रहती है, गलत तरीके से अगर कोई काम चल रहा होता है, तो वहाँ ये कॉरपोरेट जगत में खुलासे करते रहती है। तो ये एक मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट आप लोग इंटरव्यू में अगर पूछा जाएगा तो दीवारें तो देख ही नहीं रहे होंगे, इतना तो बोल पाएंगे, और इतना मुझे लगता है पता होना चाहिए अगर कोई वर्ष भर मुद्दा गर्म रहा है तो। अगला जो पेज था वो था हमारा उद्देश्य विकसित और खुशहाल मध्य प्रदेश। आपने ये पेजेस देखे होंगे न्यूज़पेपर्स में। तो अब इसमें विकसित और खुशहाल ऊपर लिखा हुआ है, हमारा उद्देश्य विकसित और खुशहाल मध्य प्रदेश। तो क्या अब हम इनको ऐसे में ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल, हम ऐसे में ऐड कर सकते हैं इसको। कंक्लूजन को जब हम लिख रहे होंगे तब इस चीज़ को हम डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी न्यूज़पेपर से पिक करनी होंगी। अगले पेज पर जब हम चलेंगे तो यहाँ पर देखोगे आप, मैम ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इम्प्रूविंग वोकैब थ्रू न्यूज़पेपर। मीन्स हमें अपनी जो शब्द शैली है, हमें अपनी जो शब्दावली है उस पर काम करना होगा, और उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं न्यूज़पेपर से, पेपर 5 और 6 के लिए। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं वो देख सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश मीडियम के छात्र जब अगर हिंदी माध्यम का, एटलीस्ट आपको न्यूज़पेपर की ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। जैसे कि इसमें था ग्वालियर व्यापार मेला गौवंश के संरक्षण व संवर्धन के लिए। तो देखिए अब शब्द थोड़े से बाहरी आप ऐसे पकड़ सकते हैं, संरक्षण, संवर्धन, ऐसे शब्द आपको न्यूज़पेपर से मिलते रहते हैं। अच्छा, थोड़ी सी चर्चा नीचे लिखे शब्दों पर वो कर लीजिए। मीन्स मैडम की टिप्स थी कि फॉलो दीज ऑन योर सोशल मीडिया। मतलब मैडम ने कहा था जैसे कि जनसंपर्क है अपना एमपी का, ये जो जनसंपर्क साइट है, इन चीज़ों को हमें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलो करके रखना चाहिए। यहाँ से क्या है, कुछ चीज़ें हम पिक करते रहते हैं और हमें करनी भी चाहिए। लेकिन अब मैडम ने साथ ही साथ में एक इंस्ट्रक्शंस और दिया था कि वुड सजेस्ट ओनली टेलीग्राम एंड ट्विटर, नो मेटा।
मतलब मैडम का सीधा कहना है कि आप अगर इन्हें फॉलो भी कर रहे हैं तो टेलीग्राम और ट्विटर पर करें, मेटा पर ना करें। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट के साथ उल्टा चलता है। वो मेटा की सारी चीज़ें चलाते हैं, वो इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं, फेसबुक चला रहे होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, और करते भी हैं तो इंस्टाग्राम पर ही करते हैं। जिससे क्या है कि 1 सेकंड तो देखें इन चीज़ों को, बाकी 2 से 3 घंटे देखें रील्स इंस्टाग्राम पर। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत हैं और तैयारी को थोड़ा सा लंबा बना देती हैं। तो मैडम का भी यही कहना है और मैं भी यही कहूँगा कि इन चीज़ों को जब आप फॉलो करें और तैयारी के दौरान इन चीज़ों से, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, और भी मेटा की जो चीज़ें हैं उन सब से आप बिल्कुल दूर रहें। और ट्विटर जैसी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं, टेलीग्राम को यूज कर सकते हैं, ये भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यूज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला पेज जो था उस पर था कि मावट गिरने के बाद शहर में बड़ी चिड़रन। तो यहाँ पर मावट की चर्चा की गई है। अब आपको पता होना चाहिए कि मावट क्या होती है। सीधा प्रश्न 3 नंबर में बन सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। गेहूं के लिए मावट कैसा होता है ये पता, थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे। अब ये क्या है कि गेहूं के लिए मावट कैसा होता है ये बुक्स में तो सीधा लिख करके दिया नहीं जाएगा, न्यूज़पेपर में आप पढ़ेंगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। वर्षा के कितने प्रकार होते हैं, कौन सी फसल कब होती है, सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा न्यूज़पेपर को पढ़ते पढ़ते दिमाग चलना चाहिए अपना इतना, और अपने नोट्स को पलटते रहना चाहिए इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग। पास में लिखा हुआ है शॉर्ट ऑफ सुगम्य भारत, यानी कि इसमें क्या था कि तल मंजिल पर स्थानांतरित हुआ दिव्यांग सहायता केंद्र। तो दिव्यांग सहायता केंद्र जो था ये फर्स्ट फ्लोर पर था, फर्स्ट फ्लोर से इसे ला करके नीचे लाया गया है, यानी कि तल मंजिल पर लिया है। तो ये सुगम्य भारत की एक पहल हम इसे कह सकते हैं। अब सुगम्य भारत क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और सुगम्य भारत तो जान लीजिए, सुगम्य भारत कुछ नहीं है, जैसे कि जो दिव्यांगजन होते हैं, दिव्यांगजन जो होते हैं तो उनके लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करता है, सार्वभौमिक पहुंच उनकी सुनिश्चित करता है। तो दिव्यांगजनों की सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए, आसान बनाने के लिए उनकी सार्वभौमिक पहुंच को सुगम भारत पहल चलाई गई है। इसकी डेट आप याद रख सकते हैं। तो इसकी जो डेट है वो 3 दिसंबर 2015 है, 3 दिसंबर 2015 ये इसकी डेट है। और इसके मंत्रालय को भी आप याद रख सकते हैं। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसका मंत्रालय है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इसका मंत्रालय हो जाएगा। तो आप सुगम भारत को इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया हमारा युवा अवस्था की फिटनेस बनाती है भविष्य की बेहतर सेहत। तो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं कि सेहत या हेल्थ, इस पर निबंध, निबंध के लिए कुछ पंक्तियाँ, निबंध के लिए कुछ डाटा आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पर था कि जन्मदिन की पार्टी में विवाद हुआ, युवक की पत्थर से हत्या कर दी गई। और इस पर मैडम ने कट्टस लगा दिया है कि वारदात वाली खबरें अभी हमारे काम की नहीं है, तो इनसे आपको दूर रहना है। अब यहाँ था कि आनंद बाजार के फुटपाथ पर दुकानदारों का कब्जा, लोग पैदल चलें तो कहाँ, 8 से 10 फीट तक कर रखा है अतिक्रमण, होती है पार्किंग। तो ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में काम आ सकती हैं, क्योंकि अर्बन इश्यूज रहते हैं ये। और एज अ डीएम, एज अ एसडीएम आप इनको किस प्रकार से हैंडल करेंगे, किस प्रकार से इनको सॉल्यूशन करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी ही चाहिए। और इस जब न्यूज़पेपर को आप पढ़ते हैं तो एक, मुझे लगता है सेंस, एक आइडिया आपको हो जाता है इन सब चीज़ों को टैकल करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि काम में लापरवाही बरतने पर जिला टीबी अधिकारी को कलेक्टर ने दे दिया नोटिस। तो यहाँ पर टीबी की बात है, तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है और इसका टारगेट जो भारत ने रखा है वो कितना है। तो 2025 भारत ने इसका टारगेट रखा है उन्मूलन के लिए। और टीबी का उन्मूलन है तो फिर ऐसी ही बीमारी कौन कौन सी है जिनके लिए हम कार्यक्रम चला रहे हैं और उनके कब तक के टारगेट रखे हैं। और टीबी का जो टारगेट 2025 भारत ने रखा है, तो WHO ने कितना इसके लिए टारगेट रखा है, तो WHO ने 2030 इसके लिए टारगेट बना करके रखा है। और MDR XDR टीबी क्या होती हैं, तो मुझे लगता है आपको ये पता होना ही चाहिए कि MDR और XDR जो है ये टीबी की जो डेंजरस स्टेज होती है, टीबी की जो बिगड़ी हुई स्टेजेस होती है या खतरनाक स्थिति होती है, वो इनको कहते हैं हम। और इनके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो MDR और XDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट MDR का फुल फॉर्म होता है, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट XDR का फुल फॉर्म होता है। और गंभीर प्रकार की टीबी इन्हें माना जाता है, यानी कि जब जो प्रचलित दवाएं होती हैं, प्रचलित दवाएं जो टीबी में नॉर्मली यूज की जाती हैं, जनरली यूज की जाती हैं, वो दवाएं जब नाकाम होने लगती हैं, यानी कि वो इफ़ेक्ट नहीं करती हैं टीबी पर, तो एक स्टेजेस आ जाती है, उसे हम MDR और XDR कहने लगते हैं।
ठीक है, चर्चा करते हैं अगले बिंदु पर। समझ बूझ की आवश्यकता, ये केस स्टडी में काम में आ सकता है आपको। तो शाजापुर कलेक्टर जो थे उन्होंने ड्राइवर से औकात पूछी और प्रदेश सरकार ने कलेक्टर को हटा दिया। ये दोनों ही घटनाएं समझ बूझ की मांग करती हैं। बेहतर होगा कि हर पक्ष संयम रखे और आदेश और प्रदेश हित में उचित कार्य करे। तो यहाँ से आप क्या सीख सकते हैं कि जो शाजापुर कलेक्टर थे उन्होंने ड्राइवर से औकात पूछ ली, पहली बात। दूसरी बात, सीएम साहब चले तो उन्होंने कलेक्टर को ही हटा दिया, दूसरी बात। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि एज अ डीएम जो कलेक्टर साहब ने किया, एज अ डीएम उन्होंने जो किया, ड्राइवर से औकात पूछने वाला जो मैटर हुआ, क्या वो सही था? सही नहीं था तो कितना सही नहीं था? और यदि आप डीएम होते तो आप उसे किस प्रकार से टैकल करते? दूसरी बात, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सीएम साहब ने जो कलेक्टर साहब को हटा दिया, क्या वो सही था? क्या वो सही था? क्या आनन फानन में ऐसा करना उचित है? और क्या इससे जो हमारी प्रशासनिक सतर्कता है वो नहीं बढ़ेगी? यानी कि जो प्रशासनिक वर्ग है उसमें हतोत्साहित प्रशासनिक वर्ग हतोत्साहित नहीं होगा। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं, जैसा कि इसमें लिखा भी है कि बेहतर होगा कि हर पक्ष संयम रखे। मीन्स यहाँ से हम संयम को सीख सकते हैं कि हर पक्ष को संयम रखना चाहिए था और हमारे प्रदेश के हित के लिए जो उचित हो वही कार्य केवल किया जाना चाहिए था। आप इसको और भी जब पढ़ते तो आपको और समझ में आता कि किस प्रकार से हम क्या कर सकते थे और एक आइडिया आपको यहाँ से भी थोड़ा सा लगता। अब क्या है कि जनरली जो लोग इस खबर को देख रहे होंगे रील्स में, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में, तो सबने कलेक्टर को लगभग गरियाया है। मतलब कलेक्टर को सबने बुरा भला कहा है कि ऐसा वैसा कैसे कह दिया। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल पर्सन्स करते हैं, लेकिन आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक अलग व्यू होना चाहिए इन चीज़ों को देखने का और किस प्रकार से क्या हो सकता है। डीएम को थोड़ी सी कहाँ गलती उसकी रह गई, कहाँ सीएम साहब गलती कर गए, इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा देख करके चलना चाहिए। और एटलीस्ट कंक्लूजन वही रहेगा कि संयम की कहीं ना कहीं कमी रही है, यानी कि समझ बूझ की आवश्यकता दोनों ही जगह है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कांग्रेस के लिए कारगर नहीं गठबंधन। तो कांग्रेस के लिए कारगर गठबंधन नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये न्यूज़ भी कारगर नहीं है। ये न्यूज़ भी हमारे लिए कारगर नहीं है क्योंकि लिखित परीक्षा में ज़्यादा महत्व की नहीं रहती है पॉलिटिकल न्यूज़। अगला पेज जो था कि आत्मनिर्भर भारत में बाधक बदहाल कृषि, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्योंकि कृषि हमारे सिलेबस में मुख्य परीक्षा में सीधे तौर से जुड़ा हुआ है, प्रीलिम्स में भी जुड़ा हुआ है। तो आत्मनिर्भर भारत जोर शोरों से चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत। अब इसमें अगर हमारी कृषि बदहाल रहती है, कृषि अगर हमारी बदहाल रहती है तो ये बड़ी रुकावट होगी इस मिशन में। और भी कई सारी चीज़ें, कई सारे आयाम कृषि के आप यहाँ से पिक कर सकते थे। और आगे बढ़ते हैं तो कामनाओं का चक्रव्यूह, ये एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के लिए न्यूज़पेपर में आता है, दैनिक जागरण में। अगर आप ऐसे शब्दों को नियमित पढ़ेंगे तो आपको निबंध में अपने विचार व्यक्त करने में आसानी रहेगी। ये मैडम का इंस्ट्रक्शन है, तो आपको इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, कुछ चीज़ें पिक करनी चाहिए। और चूँकि उसकी हेड है जो हेडिंग है वो भी ऊर्जा है, यानी कि वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपको यहाँ से मिलती है। कामनाओं का चक्रव्यूह, कुछ चीज़ें रहती हैं जो मुझे लगता है कि बहुत सही रहती हैं, अगर आप इसे पढ़ते रहते हैं तो आपको संभाले रखती हैं। किस्सा बन गया इतिहास, ये भी आता है दैनिक जागरण में या अखबारों में जो चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ से कैन बी ए प्रीलिम्स क्वेश्चन, मतलब प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि राष्ट्रीय नेता का कद पाया लेकिन मध्य प्रदेश से दूरी नहीं मिटी। तो ये एक थोड़ी सी ऑड सिचुएशन हो जाती है कि राष्ट्रीय नेता का कद तो था इनका, लेकिन मध्य प्रदेश से इनकी दूरी जो थी वो कम नहीं हो पाई। तो ये शरद यादव की बात हो रही है, जिनका जन्म नर्मदापुरम में हुआ था। कोई सी भी चीज़, ऐसी जानकारी उठ करके प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकती है, तो आपको ये सब चीज़ें रीड करते रहने चाहिए। यहाँ था कि वयस्कों को लगेगा बीसीजी का टीका, फरवरी में इसका सर्वे है। तो बीसीजी क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन आपको पता होने चाहिए। और जल्दी जल्दी अपने नोट्स को आपको खंगालना चाहिए, कहाँ रह गया पेपर थर्ड में, कहाँ कौन सा टॉपिक था। एक सरसरी निगाह से आप इसको देख कर कवर कर सकते हैं। नीमच में लगेगी देश की पहली सेमी रिफाइंड मार्फिन उत्पादन इकाई, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देश की पहली, अब देखिए देश की पहली लग रही है, देश की पहली सेमी रिफाइंड मार्फिन उत्पादन इकाई लग रही है। तो ये कहाँ लग रही है? ये नीमच में जा कर के लग रही है। नीमच में लगेगी देश की पहली सेमी रिफाइंड मार्फिन उत्पादन इकाई, देश की पहली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मार्फिन यानी कि अफीम का, मार्फिन से संबंधित फैक्ट्स को भी आप यहाँ से देख सकते हैं, पिक कर सकते हैं। गुड फॉर जनरल अवेयरनेस टू, तो जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये अच्छा रहता है। तो मुझे लगता है ये तो इम्पोर्टेंट हो ही जाएगा आपके लिए। उम्मीद है 2024 पढ़ाने व जल बचाने के नए अध्याय का होगा शुभारंभ। तो यहाँ से आप कुछ डाटा, यहाँ से कुछ डाटा को पेपर फर्स्ट पार्ट बी यूनिट 4 में के लिए रख सकते हैं।
इनोवेशन सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि जन भागीदारी जिसे आप कहते हैं, जन सहभागिता, जन भागीदारी जो होती है उसका एग्जाम्पल है ये। और इनोवेशन सॉल्यूशन मतलब एक नवाचार, नया सॉल्यूशन आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। और जो भी जल संसाधन से संबंधित डाटा आपको काम का लगे, यहाँ से आप लिख सकते हैं। जैसे कि 82 करोड़ भारतीयों को नहीं मिल रहा पर्याप्त पानी, 82 करोड़ इज अ लार्ज नंबर। और भी कई सारी चीज़ें आप ऐसे उठा सकते हैं। मीन्स अच्छा खासा डाटा आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। जनवरी के बाद सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, तो पेट्रोल डीजल वाली बात है सर। अब ओपेक को आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, ओपेक को रिवाइज कर लेना चाहिए। पेपर 2 पार्ट बी यूनिट फर्स्ट में आपको काम मिल सकता है। एग्री टेक्नोलॉजी, तो एग्रीकल्चर के लिए टेक्नोलॉजी किस प्रकार से यूज हो रहा है वो देख सकते हैं। और ये जो पेज है कारोबार पेज, कारोबार पेज जो है यहाँ से आप कितनी चीज़ें देख सकते हैं कि ये इस पेज पर ये समझें कि भारत की एक्सपोर्ट इंपोर्ट कमोडिटीज़ क्या क्या हैं। मतलब भारत जो है इंडिया, उसकी एक्सपोर्ट हो चाहे उसकी इंपोर्ट, इसकी एक्सपोर्ट इंपोर्टेड कमोडिटीज़ जो हैं वो क्या क्या हैं, आप इनको देख सकते हैं। बाजार भाव किससे प्रभावित होते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मीन्स जो इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर की बात करो या सेकेंडरी की बात करो। प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में इंडस्ट्री और सर्विसेज होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन तीनों में अभी क्या तेज़ी से बढ़ रहा है, कहाँ मंदी आई है, ये आपको पता होना चाहिए। आप कंपेयर करें अपने नोट्स में लिखे कंसेप्ट से। मीन्स जब आप यहाँ से डाटा को पढ़ें कि तीनों में क्या तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या कहाँ मंदी आई हुई है, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, तो आप अपने जो नोट्स हैं वहाँ से कंपेयर करें। जो अपने कंसेप्ट्स लिखे हुए हैं वहाँ से आप कंपेयर करें इन चीज़ों को। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन और बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी कि भुगतान संतुलन कह सकते हैं, मुद्रास्फीति कह सकते हैं, बेरोजगारी कह सकते हैं, रोजगार कह सकते हैं। इन चीज़ों से आप अपने जो कंसेप्ट्स लिखे हैं उनको कंपेयर कीजिए और थोड़ा सा देखिए कहाँ क्या चीज़ें चल रही हैं और सही तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लो आपने आपने पढ़ा था मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति आपने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, या कहें कि आपने बेरोजगारी पढ़ी थी इकोनॉमिक्स में, तब आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आई थी। लेकिन जब आपने करंट का कोई इश्यू पढ़ा और आपने फिर अपने नोट से उसको कंपेयर किया, तब आपको अच्छे से हिट कर गई वो बात। तो ये चीज़ें कुछ हेल्पफुल हो सकती हैं, आप देखते रहिएगा इनको। आगे बढ़ते हैं और अगला जो पेज है वो स्पोर्ट्स का है और मैडम ने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं प्रीलिम्स के लिए। तो चाहे क्रिकेट वाली बात हो, चाहे किसी अन्य स्पोर्ट्स की बात हो, ये सब हमें प्रीलिम्स के लिए बहुत काम में आता है। तो यहाँ से आप डाटा पिक कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट का डाटा लिख लिया, पढ़ लिया। जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, सभी स्पोर्ट्स की जो ट्रॉफीज़ होती हैं, चाहे कोई सी ट्रॉफी हुई हो, कोई भी टूर्नामेंट हुआ हो, कोई भी अवार्ड मिला हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पिक करके लिख सकते हैं। और मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि एक जो रजिस्टर आपका करंट जहाँ आप लिखते हो या जहाँ से पढ़ते हो, उसमें कुछ पेजेस अलग होने चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए हों, जो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए हों। और वहाँ आपको मुझे लगता है कि डेली लिखते रहना चाहिए और डेली पढ़ते रहना चाहिए। इससे क्या है कि एग्ज़ाम टाइम पर प्रेशर नहीं बनता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि हर पल बढ़ते खतरे से संकट में था पूरा परिवार, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल। तो ये न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल से संबंधित एक घटना है। इन्होंने राम मंदिर पर जो निर्णय था, यानी कि निर्णय की तारीख के समय जो कुछ अफवाहें फैल गई थी, तो उन अफवाहों के कारण इनका जो परिवार था वो संकट में आ गया था। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि इतना मतलब प्रेशर बनाया गया था, इतनी सारी चीज़ें इनके साथ हुई थी कि इनकी पत्नी को अटैक आ गया था और उनकी डेथ भी हुई थी। मीन्स मुझे नहीं लगता कि इससे बेकार कुछ और हो सकता है। जहाँ हम एक और बात करते हैं सारी चीज़ों की, वहाँ हम भूल जाते हैं कि जैसे ही कोई भी अफवाह उड़ती है तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और भी कई तरीके से हम लोग मॉब लिंचिंग और भी ना जाने किस प्रकार की चीज़ों को हम बढ़ावा दे देते हैं। जिससे कि कुछ अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा भी हो जाता है। जैसे कि न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की पत्नी को अटैक आ गया, तो कहीं ना कहीं ये गलती रहती है। तो रिस्पेक्ट जुडिशियल सिस्टम मैडम ने लिखा है। ड्यूटी बिफोर सेल्फ, यहाँ से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से जो जब ड्यूटी यानी कि अब कर्तव्य की बात आती है तो स्वयं से बड़ा हो जाता है। और कॉम्प्रोमाइज़ पर्सनल लाइफ ड्यू टू प्रोफेशनल ड्यूटीज़। बहुत खुशी हो रही है कि एक डिप्टी कलेक्टर पर जो जिन्हें पोस्ट मिली है वो ये सारी बातें हमें सिखा रही हैं। और तो कितना शानदार उनका प्रशासनिक करियर रहेगा आगे, ये उनके व्यूज़ से हमें देख सकते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ पर्सनल लाइफ ड्यू टू प्रोफेशनल ड्यूटीज़, मतलब पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के चलते। आगे चलते हैं और मैडम ने बताया है कि
एक जो पेज है नई दुनिया का, यहाँ पर कभी कभी अच्छे कोट्स आते हैं, ऐतिहासिक जानकारी काम की आ जाती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये है कि महीने में एक बार ऐसे किसी आयोजन में जा सकते हैं। गुड टू नो सम इनसाइट्स एंड मी नॉन पीसीएस पीपल। तो ये दुआओं का बैंक बैलेंस विषय पर शिवानी दीदी का व्याख्यान था। तो ऐसे कुछ अगर इवेंट्स होते हैं तो आप महीने में एक बार यहाँ पर जा सकते हैं और नॉन पीसीएस पीपल से जा कर के मिलना और कुछ सम इनसाइट्स जानना, ये चीज़ें कभी कभार बहुत अच्छी होती हैं। तो आप ये सब कर सकते हैं महीने में एक आध बार। आगे बढ़ते हैं और फिर ये है टेक्नोलॉजी वाला, तकनीक की दुनिया। ये जो पेज है यहाँ से आप प्रौद्योगिकी में किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं उनको देख सकते हैं। पेपर थर्ड में आप इसको यूज़फुल ले सकते हैं और अपनी यूनिट 9 जो प्रीलिम्स की है वहाँ पर आप इसको यूज़फुल बना सकते हैं। जैसे कि ड्रोन और रोबोटिक जैसी तकनीकों से बढ़ेगी गति, एआई से क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे आ रहा है। तो कुछ चीज़ें जो आपको मिलें, हो सकता है सीधी की सीधी रखी मिल जाए या इनडायरेक्टली आपको मिल जाए प्रीलिम्स में या मेंस में 3 नंबर में। तो चीज़ें देखते रहेंगे तो मुझे लगता है कॉम्पिटिशन में आप लोग बने रहेंगे और कुछ लोगों से आगे भी आप हो जाएंगे। मनोरंजन, एब्सोल्यूट टाइम पास लिख दिया है मैडम ने यहाँ पर। तो एक बात तो आप लोग बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि मैडम सेकंड टॉपर हैं, सेकंड रैंक पर आई हैं और मैडम ने आपको दो चीज़ों का साफ तरीके से इंस्ट्रक्शन दे दिया है। एक तो मेटा यूज़ नहीं करना है जिस पर आप भर भर के रील्स देखते रहते हो। दूसरी बात, मनोरंजन जैसी चीज़ें जो लिख करके अखबार वाले चला रहे हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट टाइम पास है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं और एक नई नज़र करके आता है, इसमें आया हुआ था उस टाइम कि चीनी मांझे से निपटने की पुख्ता हो रही तैयारी। तो चीनी मांझा है, ये क्या होता है, कई बार जो आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी परेशान कर देता है, उनके गला मला काट देता है। और कई बार तो ये क्या होता है कि बच्चों को ही नुकसान पहुंचा देता है या हम इंसानों को ही नुकसान पहुंचा देता है। क्या है कि जब तक जीव जंतुओं पर बात आती है, यानी कि पर्यावरण की जब तक बात चलती है, तब तक तो फिर भी ऐसा लगता है कि अरे क्या ही है, चलने दो, कट रहा है तो कटे, क्या जा रहा है, हमें तो पतंग उड़ानी है। लेकिन कभी कभार क्या है कि इंसानों को भी नुकसान पहुंचा देता है। तो अब तो नई नज़र से देखना ही चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि इससे निपटने की पुख्ता तैयारी हो रही है, कौन सी इनोवेशन करके, या आप अगर अपने ज़िले में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि ये चीनी मांझा यूज ना हो और मकर संक्रांति भी अच्छे से मने, पतंगें भी उड़ जाएँ और इन प्रॉब्लम्स को भी आप टैकल कर पाएँ। तो यहाँ से देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साक्ष्य के तौर पर मान्य होगा, ये मस्ट रीड करना है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है साक्ष्य के तौर पर मान्य होता है। इसके बारे में क्या है मेरा कानून, आप जान सकते हैं यहाँ से पढ़ के। तो इतने तरीके से आप लोग न्यूज़पेपर को यूज़फुल बना सकते हैं। हमने इतने डायरेक्शंस में न्यूज़पेपर को आज देखा है और इसके लिए मैडम का थैंक यू सो मच। और आई थिंक आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।